नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अभी मैं आज दार्जिलिंग से आपसे बात कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगा पिछले 4-6 दिन से जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, पेपर पढ़ रहा था, तो एक विषय हम लोग रोज़मर्रा के पॉलिटिकल जो उठा-पटक है उसमें भूल जाते हैं कि एक बड़ी बात आज विचारधारा की भी हो रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय से ही वो बार-बार एक चीज़ को नैरेटिव में लाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये विचारधारा की लड़ाई है। और जितना मैं समझ पा रहा हूं, देश की आजादी के बाद गांधीवादी विचारधारा, जिसको कांग्रेस कहती है, कि कांग्रेस भी कहती है कि हम गांधीवादी विचारधारा के हैं, उसको परस्यू कर रही थी और उसी को राहुल गांधी आज कांग्रेसी विचारधारा कह रहे हैं। और वो कमोबेश, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, मतलब अदर देन कांग्रेस ऑल्सो, वो एक ही उस विचारधारा के थे। अब एक नई डिबेट ये है कि जो जो बीजेपी ने शुरू की है कि गांधी वर्सेस गोडसे। अब गोडसे को एक सांकेतिक रूप में वो विचारधारा के रूप में ला रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा जो है वो गोडसे की विचारधारा है। और इस पे राहुल गांधी नहीं, मतलब हम आप कोई भी जो व्यक्ति इस देश में रहता है उसको ये समझना चाहिए कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो हमें किस रास्ते पे ले जा रही है। वो गांधी का रास्ता है कि वो गोडसे का रास्ता। हम सब लोग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लोग हैं, जो मानते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, उनको इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उनको इस बात पे बहस में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि गांधी की विचारधारा क्या है। क्योंकि जो नॉन बीजेपी की पार्टीज हैं वो अपने को गांधी की विचारधारा के पथ पे चलने वाला मानती हैं और कुछ हद तक कम्युनिस्ट भी मानने लगे। एक जब देश आजाद हुआ तो कम्युनिस्टों का एक अलग विचारधारा थी, वो मार्क्स के विचारों से ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन आज की तारीख में अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी को देखें, वो गांधी को उनको मतलब वो मानते हैं गांधी के विचारधारा। मैं विदेश की बात अभी नहीं करूंगा आज, क्योंकि विदेश में गांधी को छोड़ के इस देश का कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है या जो विचारक हो जिसको दुनिया ने आत्मसात किया हो और गांधी के बताए रास्ते पे चलने की कोशिश बहुत से देशों ने की है। अब मूल फर्क क्या है वो हम और आप आज थोड़ी सी बात कर लें। जो गोडसे भक्त हैं वो असहमति पर गोली मारने के काम को ठीक मानते हैं और जस्टिफाई करते हैं। तमाम ऐसे लोग आज मिल जाएंगे जिनको है कि नहीं भाई वो गोडसे ने काम ठीक किया था, गोडसे ने काम ठीक किया। दूसरी तरफ गांधी की विचारधारा है। गांधी की विचारधारा अगर हमारे और आपके विचार में असहमति पर भी संवाद हर हालत में कायम रखने की बात करते हैं, जो गांधीवादी या जो कांग्रेस की विचारधारा जिसको बार बार कह रहे हैं। इसके दो बड़े उदाहरण इसलिए क्योंकि समझना आसान हो जाएगा। मैं दो नाम ले रहा हूं देश की राजनीति में, जो एक अंबेडकर और एक भगत सिंह। नाम मैं इन दो का इसलिए ले रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी का दलितों के सवाल पर उद्देश्य तो एक था, पर साधन पर उनकी असहमति थी। और उन लोगों ने कई बार अपने विचारों को, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों लिखते थे, दोनों अपने विचारों को प्रकट करते थे, एक दूसरे के प्रति असहमति भी जताई है, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान भी। पढ़े लिखे की तरह बातचीत के द्वारा किसी चीज का हल निकालने की बात होती थी। ये जो गोडसे का कि गोली मार दो और इसको कर दो, और उसी की परिणति थी पूना पैक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, एक दूसरे के प्रति आदर भाव था, इसलिए पूरा पैक्ट हुआ था। जब देश आजाद हुआ तो गांधी को भी समझ में ये थी कि देश में संविधान को समझने के लिए और पूरे देश के सामाजिक बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए अंबेडकर से बेहतर दृष्टि किसी के पास नहीं। नेहरू की दृष्टि एक दूसरी दृष्टि थी, लेकिन जो सामाजिक बदलाव की दृष्टि की बात हो रही थी वो अंबेडकर के पास दृष्टि थी। और इसीलिए जब डॉक्टर अंबेडकर, अगर आपको याद हो, संविधान सभा का चुनाव इनिशियली हार गए थे एज ए मेंबर, फिर उनको कोऑप्ट करके गांधी के इंसिस्टेंस पे महाराष्ट्र से फिर लाया गया। ये बात मैंने बहुत विस्तार से अपनी पुस्तक में भी लिखी है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। फिर गांधी संविधान सभा में आए, फिर मंत्री बने। और एक चीज और याद रखिएगा, जो हिंदू धर्म की कुछ कुरीतियों से परेशान होकर डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। लेकिन आप मुझे एक बयान ऐसा बता दीजिए जब किसी सरकार ने उनको हिंदू धर्म छोड़ने पर और बौद्ध धर्म अपनाने पर उनकी भर्त्सना की। भाई ये उनका विचार था, उनके हिसाब से उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें हिंदू धर्म, तो जो बेसिक बात कहने की टॉलरेंस की बात थी, एक दूसरे के प्रति सम्मान की बात थी, जो आज की तारीख में पूरी तरह से मिसिंग है एज फार एज भाजपा आरएसएस की विचारधारा में।
मैं दूसरी बात अब कर लूं, मैं भगत सिंह की भी थोड़ी बात कर लूं, क्योंकि ये लगता है कि मतलब मैं जब बात कर रहा हूं तो मोटे तौर पे गांधी कांग्रेस की जो विचारधारा है वो लार्जर, जो इस देश की विचारधारा है वो लार्जर, उसमें सबको आत्मसात करती है। भगत सिंह की बात कर लीजिए, भगत सिंह का इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज कोई भी करे, भगत सिंह की लीनिंग हरदम कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ थी। एक सर्वहारा समाज, एक सामाजिक परिवर्तन, सब बराबर हो, उस तरह की बात थी। और वो हरदम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे। भगत सिंह के आप जितने लेख देख लीजिए, वो आजादी से के बराबर महत्व या उसके से ज्यादा महत्व व्यवस्था परिवर्तन की भी थी, कि भाई लोगों में की जो सामाजिक बुराइयां वो दूर हो। और एक याद रखिए, मैं इसलिए भगत सिंह की बात कर रहा हूँ, भगत सिंह के पिताजी कांग्रेसी थे। भगत सिंह को जो फांसी लगी उसके बाद के कांग्रेस के अधिवेशन उन्होंने ज्वाइन किया, वहां बोले भी। तो कांग्रेस एक लार्जर उसको रिप्रेजेंट करती थी। एक याद दिलाने के लिए सिर्फ बता दूं, भगत सिंह ने वो जो सजा हुई वो लाहौर में सैंडर्स को गोली मारने के कारण हुई, क्योंकि दिल्ली वाले में उनको फांसी नहीं हुई थी। और सैंडर्स को गोली क्यों मारी थी? सैंडर्स को गोली मारी थी क्योंकि लाला लाजपत राय का अंग्रेजी हुकूमत ने उनके ऊपर लाठी बरसाई थी, जो कांग्रेसी थे। भगत सिंह के उस समय के जो गरम दल वाले लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनसे असहमति थी। असहमति इस हद तक थी कि लाला लाजपत राय के घर भी इन लोग नहीं जा सकते थे, वैचारिक रूप से खूब एक दूसरे के प्रति लेख लिखते थे। लेकिन जब देश की आन और मर्यादा पे बात आई और जब लाला लाजपत राय को गोली लगी, तो भगत सिंह और उनके साथी बिल्कुल क्लियर थे कि ये देश की प्रतिष्ठा और मान का सम्मान। तब वो उसी कांग्रेसी लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। मैं एक और उदाहरण इसलिए दे दूं कि थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। जो होता है ना कि वो कहीं से आरएसएस बीजेपी वाले लाला भगत सिंह को गोडसे, मतलब उस तरह की, भगत सिंह और गोडसे में जमीन आसमान का फर्क है। जितना रात और दिन में फर्क होता उतना फर्क है। अब मैं दूसरा नाम ले लूं, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को आप पूरी हिस्ट्री को पेट्रोनेज सबसे ज्यादा किससे मिलती थी? मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा पेट्रोनेज किससे मिलती थी? मोतीलाल नेहरू। जब 27 फरवरी को एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, तो मालूम नहीं कितने लोगों को जानकारी हो, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रदेश से बाहर थे, उत्तर प्रदेश में नहीं थे। उनकी पत्नी कमला नेहरू ने पोस्टमार्टम के बाद चंद्रशेखर आजाद के पार्थिव शरीर को का क्लेम किया और फिर चंदन की लकड़ी का इंतजाम करके अंतिम संस्कार कमला नेहरू ने किया। और अब वो लार्जर गोल सबका एक था। मैं ये और चीज बता दूं, भगत सिंह और क्रांतिकारियों की पैरवी कौन लोग करते थे? भगत सिंह, आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू। मतलब मैं जो जिस बात को रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूं, ये सारी कांग्रेसी विचारधारा कहीं ना कहीं आके एक दूसरे से मिलती थी। रास्ते का फर्क हो सकता। अब क्योंकि गांधी और कांग्रेस, अब जरा थोड़ी गोडसे के पैरोकार कौन है? बीजेपी के उच्च पद पर, जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए लोग। मंत्री उनके गिरिराज सिंह है, वो अभी गोडसे को भारत मां का सपूत कह रहे हैं। पूत का मतलब तो बेटा होता है, सपूत का मतलब अच्छा बेटा, कपूत का मतलब खराब बेटा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी परिभाषा में क्या गोडसे भारत माता के सपूत है कि कपूत है? और इस पे कपिल सिब्बल ने एक अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह जी जो हैं वो केंद्र के में मंत्री हैं, और कैबिनेट क्या जो टोटल कैबिनेट होती है उसमें कोई भी मंत्री कुछ कहता है तो सामूहिक निर्णय है। तो क्या ये माना जाए कि ये केंद्र की कैबिनेट का सामूहिक विचार है गोडसे के बारे में? दूसरा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, वो आज गोडसे को राष्ट्रभक्त कह रहे हैं। भाई आप ऐसे कहने को, आप किसी को कुछ कहिए, कौन है? आसाराम बापू को तो आप सबसे बड़ा वो मानते ही हैं आप लोग, आपके कितने नेताओं के साथ। तो इस पे भी विचार करना। साध्वी प्रज्ञा, मालेगांव ब्लास्ट में 10 लोगों की मृत्यु हुई थी, 10 लोग मरे थे। एनआईए ने आपके ऊपर आतंकवाद का चार्ज लगाया था, आपका मुकदमा चल रहा है। आपको जब जमानत पे छोड़ा गया तो खराब स्वास्थ्य कारणों से आप लोग सच उस समय भी नहीं बोलते थे। गांधी के प्रति आप लोगों ने खराब वक्तव्य दिए, और आप आज पार्टी में बिल्कुल चैन से और शान से बनी हुई है। तो ये माना जाएगा कि ये बीजेपी और आरएसएस और गोडसे की विचारधारा, क्योंकि मूल रूप से विचारधारा की बात में दो चीजें हैं। गांधी की विचारधारा में जो कांग्रेस जिसको कहती है कि वो कांग्रेस की विचारधारा है, दो ही बातें हैं, सत्य और अहिंसा। आप इस सत्य और अहिंसा को पकड़ लीजिए, बाकी चीजों को समझने की जरूरत ही नहीं है। आरएसएस और गोडसे की बात जरा सुन लीजिए। सत्य की पहले बात कर ले। ऐसा एक ऐसा संगठन जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, जिसका कोई रजिस्टर नहीं कि कौन इसका मेंबर कौन इसका मेंबर नहीं, इसका कोई खाता, इसका कोई बही नहीं, ऐसा संगठन जो अपना हिसाब किताब नहीं, गुरु दक्षिणा लेते हैं, पैसा इकट्ठा करेंगे, लेकिन हिसाब नहीं है कहीं।
न हिसाब देंगे। पीएम केयर फंड में ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये मनोवृत्ति कहां से आ रही है। पीएम केयर फंड में कहा गया है कि नहीं, जब इनकम टैक्स, ये प्राइवेट फंड है, पब्लिक सेक्टर से पैसा लेंगे, सरकार से पैसा लिया जा रहा है जबरदस्ती, हिसाब नहीं बताएंगे। ये सब मनोवृत्ति वही है, ये उसी तरह के लोग हैं। अगर हिस्ट्री ठीक से पढ़ी हो, सरदार पटेल ने साफ साफ कहा था, और जब इन लोगों को बैन किया गया और इन लोगों का जब बैन उठा तो कई बार लिखित रूप से हलफनामा है, लिखित रूप से कहा है आरएसएस ने कि वो किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। पर एक्चुअल में क्या करते हैं, सत्य की बात हो रही है ना, एक्चुअल में आरएसएस के लोग क्या करते हैं, वो जो आरएसएस के चाहे नाम क्या लें, सब जगह हर एक आज तो वो सब, लेकिन जब इनकम टैक्स की बात आती है, जब नहीं हम लोग तो सांस्कृतिक संगठन है, हमें राजनीति से पता, तो जिसकी बुनियादी असत्य पे हो वो कैसे गांधीवादी या कांग्रेसी विचारधारा की बात कर सकता है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात में क्या है, खास करके मुस्लिम और क्रिश्चियंस को टारगेट करते हैं, और वो मुस्लिम और क्रिश्चियंस को ही टारगेट नहीं करते हैं, एक्चुअल में वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर फॉर एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, जहां पे आरएसएस के सर्वोच्च पद पे केवल या तो ब्राह्मण होगा, एक एक्सेप्शन रज्जू भैया थे जो राजपूत थे, वही नीची जात का आदमी नहीं हो सकता है। महिलाएं आज तक वहां नहीं पहुंचे, महिलाओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेंबर भी नहीं बन सकती, उनका राष्ट्रीय सेविका संघ है, सेवा करो। महिलाओं के बारे में ये विचार है उसके। और एक बात और जरा थोड़ा इसलिए क्योंकि वो आपकी भी समझ में, सत्ता के लिए ये जो बीजेपी और आरएसएस संघ के लोग हैं ये किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। और थोड़ा डिफरेंशिएट करने, आपको समझाने के लिए मैं दो चीजें बता दूं। देखिए, एक दो फर्क है, एक लार्जर इशू पे कोई सामूहिक आंदोलन हो रहा हो उस पर साथ आना, और केवल सत्ता के लिए हाथ मिलाने में, दोनों में फर्क है। 2 बार ऐसा हुआ था। 1960 में डॉक्टर लोहिया ने जब कांग्रेस हटाओ का नारा दिया था तो बीजेपी इनके साथ आई, उस समय की जनसंघ इनके साथ आई थी। जेपी का 75 का आंदोलन था, इंदिरा गांधी हटाओ या कांग्रेस हटाओ का जो नारा था या जो जेपी का नारा था, उसमें मूल फर्क, इन सब में मूल फर्क, और वो भी चाहे डॉक्टर लोहिया चाहे जेपी, सरकार की नीतियों के खिलाफ था। कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं की इन दोनों नेताओं ने, कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस के मुक्त हो जाना चाहिए। और एक और चीज याद रखिएगा, इन दोनों आंदोलन का नेतृत्व या किसी आंदोलन का नेतृत्व कभी आरएसएस और बीजेपी ने नहीं किया था। नेतृत्व डॉक्टर लोहिया जेपी जैसे लोग करते हैं इस देश में आंदोलन का, ये लोग पीछे से आके जुट जाते हैं। अन्ना आंदोलन की आड़ में आरएसएस और बीजेपी ने क्या किया था, नेतृत्व सामने नहीं आते हैं और सत्य की बात कोशिश करते हैं, सत्य केवल असत्य पे टिका हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा ने एक चीज और समझ लीजिए, सत्ता के लिए अपने धुर विरोधियों के साथ भी हाथ मिलाया, और एक बार नहीं अनेक बार। आजादी के पहले के तो तमाम उदाहरण हैं जब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इन्होंने, और कौन सी मुस्लिम लीग, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इन्होंने कहां सरकार नहीं बनाई। अब दूसरी बात सुन लीजिए, आजादी के बाद आपको याद है पीडीपी को जो महबूबा मुफ्ती अली, उसको कितनी गाली देते थे उस संगठन को, कश्मीर में जब सत्ता की बात आई तुरंत उसके साथ हाथ मिला के सत्ता में के साथ भागीदारी की सत्ता में। और एक और बात, वो बात इसलिए आपको समझना जरूरी है कि जो मुस्लिम लीग करके करती है, जो राहुल गांधी ने अमेरिका में जब कहा कि मुस्लिम लीग इज अ सेकुलर पार्टी, तो वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात थी, IUML, वो जिन्ना के मुस्लिम लीग की बात नहीं थी। वो जिसके साथ आरएसएस और इसकी विचारधारा के लोगों ने अपनी सरकार चलाई थी, वो वाली मुस्लिम लीग नहीं थी। IUML आजादी के बाद से लगातार उसके संसद में उसके MP रहे हैं, केरल से आती है, इस समय उसके 3 MP हैं, 2 MP केरल से, 1 MP तमिलनाडु से है, ये उनकी बात थी। और ये उतनी ही सेकुलर है जो इलेक्शन कमीशन के सामने जब दिया जाता है हम इस भारत संविधान में, जितनी सेकुलर कोई और पार्टी है। जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं, जिसको ये गाली दे रहे थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, उसी में नागपुर में जो उनकी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके साथ गठबंधन करके वहां की सत्ता इन लोग चला रहे हैं। इनके सपोर्ट से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सपोर्ट से वहां के चेयरमैन, वहां की जो कमेटी है वो बनी है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो आज विचारधारा की बात है उसमें ये जरूरी है कि देश के लिए क्या हित करें। देश के लिए क्या ये हित करें कि एक देश के एक हिस्से में केवल कुछ उस ब्राह्मणिकल ऑर्डर को सपोर्ट करना जहां पे वर्चस्व हो उन लोग, एक मुट्ठी भर लोगों का जो हमारे आता हो, या इस देश में जो संविधान सम्मत बात है, जो संविधान जिस तरह से कहता है कि ऐसे देश चलेगा, वो जरूरी है। और ये विचार हमें और आपको करना है। सीटें किसी की कम आएंगी, किसी की ज्यादा आएंगी, 24 नहीं 29
29, 34, 39 में भी हो सकता है कि बीजेपी ही जीते। लेकिन ज्यादा बड़ी बात आज मेरे हिसाब से विचारधारा की है, और उस विचारधारा पे ही अब बात होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक जरूरी चीज है कि जब हम अगली बार कहीं वोट करने जाएं तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जिसका कोई मतलब, इन सबसे ज्यादा इस देश को गांधी के रास्ते पे चलना है कि इस देश को गोडसे के रास्ते पे चलना है, ये समझ के भी हम अपने वोट का प्रयोग करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।